सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमारी क्लास संख्या है 56वीं। भक्ति काल का ये 29वां भाग है और सूफी काव्य धारा इसके अंतर्गत भक्ति काल के अंतर्गत हम देख रहे हैं। सूफी काव्य धारा जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आती है और इसमें हम देख रहे हैं सूफी रचनाएं। अभी तक हम कौन कौन सी रचनाओं को देख चुके हैं तो इसमें जो है हम देख चुके हैं। सबसे पहले हमने सूफी रचना हंसावली को देखा जो 1370 ईस्वी की रचना थी। उसके बाद में हमने चंदायन को देखा, मुल्ला दाऊद की चंदायन। और उसके बाद में लखम सेन पद्मावती कथा को भी हमने देखा। लखम सेन पद्मावती कथा। ढोला मारूरा दूहा को हम देख चुके हैं। ढोला मारूरा दूहा। फिर ईश्वरदास की सत्यवती कथा को हमने देखा। सत्यवती कथा। और मृगावती को भी हम पढ़ चुके हैं। मृगावती जिसे शुक्ल जी ने पहला ग्रंथ माना है, सूफी रचना मानी है। सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पहली रचना मानी है। चंदायन को डॉक्टर राम कुमार वर्मा पहली रचना मानते हैं सूफी काव्य की। फिर हमने देखा माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला ये गणपति की थी 1527 में। फिर हमने पद्मावती और जायसी के विषय में भी पढ़ लिया विस्तार से। पद्मावती और उसके बाद में माधवानल कामकंदला चौपाई मधुमालती को हमने देखा। मधुमालती मंझन की मधुमालती है 1545 ईस्वी में। इसके बाद में माधवानल कामकंदला चौपाई को हमने देखा। तो आज हम आगे सूफी रचनाओं को देखेंगे। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो इन्हें लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए आज देखते हैं हम सूफी काव्यों में हमारी रचना है प्रेम विलास। एक क्रम से हम चल रहे हैं रचनाओं को देखते हुए। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा। रचना काल इसका है 1556 ईस्वी। प्रेम विलास प्रेमलता ज्यादा महत्वपूर्ण रचना ये है नहीं। रचना काल इसका 1556। रचनाकार इसके हैं जैन श्रावक जटमल, लाहौर में इसकी रचना करते हैं। अब ये जो रचना है दोहा चौपाई पद्धति में रचित है। इस रचना का आरंभ जैनाय नमय के साथ हुआ है। जैनाय नमय के साथ ही इसका आरंभ होता है। ये इसके विषय में थोड़ी विशेष बात लगी मुझे। कवि ने अपना परिचय तथा तत्कालीन शासक का नाम भी इस रचना में दिया है। इसके अलावा क्या है इसमें, नायक नायिका का प्रेम प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष दर्शन से, यहाँ सोपन दर्शन से नहीं है, बल्कि आप आमने सामने प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा नायक और नायिका का प्रेम उत्पन्न होता है तथा वे गुप्त विवाह करके भाग जाते हैं और अंत में वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसा कि जैन कवि अपने रचनाओं में जो है अंत में जैन धर्म में दीक्षित और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जैन धर्म में दीक्षा उन्हें देते हैं। तो इस तरह से यह रचना भी, तो प्रेम विलास प्रेम लता की कथा रचना काल 1556 ईस्वी। रचनाकार जैन श्रावक जटमल है और इसके बारे में और कोई विशेष बात है नहीं। चलिए देखते हैं अगली रचना। अगली हमारी रचना है रूप मंजरी। रूप मंजरी आज मैं साथ साथ लिखूंगा, पहले मैंने नोट्स तैयार नहीं किए आज। और रूप मंजरी जो है हमारी अगली रचना है। इसका रचना काल क्या है? रचना काल की अगर हम बात करें रूप मंजरी की तो 1568 ईस्वी इसका रचना काल है। और रचनाकार कौन है? रचनाकार इसके हैं अष्टचाप के जो सबसे छोटे कवि हम पढ़ते हैं वो इसके रचनाकार है, जिनका नाम है नंददास। अष्टछाप के 8 कवियों में नंददास सबसे छोटे कवि, सबसे अधिक साहित्यिक। तो
रूप मंजरी रचना काल 1568 ईस्वी, रचनाकार इसके हैं नंददास। अब रूप मंजरी की अगर हम भाषा के विषय में बात करें तो भाषा है इसकी ब्रज भाषा। अभी तक पहले हमने राजस्थानी भाषा में लिखे हुए प्रेमाख्यान काव्य पढ़े, अवधि भी हमने देखी इनकी भाषा। अब ये पहला प्रेमाख्यान है जिसकी हम ब्रज भाषा देख रहे हैं। तो छंद योजना में अगर हम देख लें इसके, तो वही चौपाई दोहा में रचित, चौपाइयों के बाद दोहा में रचित है यह रचना। ब्रज भाषा की यह प्रौढ़ करती है और काव्यत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। यहां मैं लिख देता हूं, ब्रज भाषा की यह प्रौढ़ कृति है व काव्यत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। तो यह ब्रज भाषा की प्रौढ़ कृति है और काव्यत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, काव्यत्व की दृष्टि से। अब आगे चलिए, आगे इसमें हम क्या देखेंगे, नायक कौन है, नायिका कौन है। तो रूप मंजरी की नायिका, अब आपको इसके नाम से ही पता चलता है, विवाहिता, विवाहिता रूप मंजरी इसकी नायिका है। कौन है, विवाहिता है रूप मंजरी। और नायक कौन है, नायक है कृष्ण, नायक है कृष्ण, कृष्ण भगवान। और विवाहिता रूप मंजरी। अब रूप मंजरी का विषय में कुछ बातें और देख लेते हैं हम। रूप मंजरी जो है, नायिका रूप मंजरी, नायिका रूप मंजरी जो है वो स्वप्न में कृष्ण का दर्शन करती है, कृष्ण को देखकर उनसे प्रेम करने लगती है। नायिका रूप मंजरी विवाहित है, विवाहित है, किंतु वह स्वप्न में कृष्ण को देखकर उनसे प्रेम करने लगती है। उनसे प्रेम करने लगती है। तो रूप मंजरी जो है वो विवाहित है, किंतु वह स्वप्न में कृष्ण को देखती है और देखकर उसे प्रेम करने लगती है। अपने जो प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए वह जो है दाम्पत्य, परिवार और समाज की मर्यादाओं का अतिक्रमण करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंदायन की चंदा करती है। चंदा भी विवाहित है, चंदायन की चंदा भी विवाहित है। आगे लिखिए, अपने अपने प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए, की पूर्ति के लिए वह दाम्पत्य, परिवार, दाम्पत्य पति पत्नी का रिश्ता, परिवार एवं समाज,
समाज की मर्यादाओं अपने प्रणय सपनों की पूर्ति के लिए वह दाम्पत्य परिवार एवं समाज की मर्यादाओं के अतिक्रमण में भी संकोच नहीं करती। कौन नहीं करती? रूप मंजरी। और बिल्कुल वैसे ही जैसे चंदा है, कवि का लक्ष्य भी रहा है कि वैवाहिक बंधनों का वह विरोध करते हुए परकीय भाव या उपपत्ति रस की स्थापना करना कवि का उद्देश्य इसमें रहा है, जिसका समर्थन जो है नंददास ने स्पष्ट शब्दों में किया है। तो आगे लाइन लिखिए महत्वपूर्ण, कवि का लक्ष्य भी, कवि कौन? नंददास। कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए का विरोध करते हुए पर किया भाव या उपपत्ति रस की स्थापना है। यानी कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से प्यार करना, जिसका समर्थन जिसका समर्थन उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया है। तो कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकीय भाव या उपपत्ति रस की स्थापना है, जिसका समर्थन उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया है। और क्या विशेषता है इसकी? और है नायिका के रूप सौंदर्य, नायिका के रूप सौंदर्य, प्रणय वेदना, विरह आदि के निरूपण में भी कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण, बढ़ा चढ़ा के वर्णन जो है अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। शैली का प्रयोग किया है। तो बढ़ा चढ़ा के रूप सौंदर्य प्रणय वेदना विरह आदि का निरूपण कवि ने किया है। और उन्हें पता था कि उनके जो ये काव्य है उन्मुक्त प्रेम निरूपण जो है उनका, तो उसका विरोध हो सकता है भक्त मंडली के द्वारा। तो कवि ने आरंभ में ही ऐसे व्यक्तियों को जो है जो इसका काव्य का विरोध करेंगे उनको नीरस घोषित कर दिया है। तो क्या कहा है देखिए, आगे देखिए, कदाचित कवि के कवि के कवि के उन्मुक्त प्रेम निरूपण का भक्त मंडली द्वारा
भक्त मंडली द्वारा विरोध हो सकता है। इसी संभावना इसी संभावना का निरूपण करने के लिए कवि ने आरंभ में ही काव्य के आरंभ में ही उस भक्त मंडली जो विरोध इसका कर सकती है, उस भक्त मंडली आरंभ में ही ऐसे व्यक्तियों उस भक्त मंडली के व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों को नीरस घोषित करके उन्हें नीरस घोषित कर दिया है और करके उनका मुंह बंद कर दिया है करके उनका मुंह बंद कर दिया है। कवि को संभावना थी कि इस तरह से जो है इसका विरोध हो सकता है और उनका तभी उन व्यक्तियों को नीरस विरोध करने वाले व्यक्तियों को नीरस घोषित किया और उनका मुंह बंद कर दिया। क्या कहकर मुंह बंद कर दिया? देखिए, पुनि कवि अपने मन में गुने मोह कवित मेरी जो यह कविता है को नीरस ना सुने। मोह कवित सॉरी को नीरस ना सुने। तो पुनि कवि अपने मन में गुने मोह कवित को नीरस न सुने। काव्य के आरंभ में वो सभी चीजें हैं। कवि ने इस स्तुति की है, रचना का उद्देश्य बताया है, आत्म परिचय का निरूपण जो है। तो लिख लीजिए एक लाइन और, काव्य के आरंभ में कवि ने इस स्तुति रचना के उद्देश्य आत्म परिचय आदि का निरूपण भी प्रेमाख्यानों की परंपरा के अनुसार ही किया है। तो एक बात ये हो गई। अब कथन क्या है? एक दो कथन महत्वपूर्ण है, वो देख लेते हैं रूप मंजरी के विषय में। तो पहला कथन देखिए यहाँ पे, कथन है डॉक्टर नगेंद्र का रूप मंजरी के विषय में। काव्य तो की दृष्टि से भी यह रचना अत्यंत प्रौढ़ व मार्मिक है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। काव्यत्व की दृष्टि से भी यह रचना अत्यंत प्रौढ़ व मार्मिक है। इसके अलावा और क्या कथन है रूप मंजरी के विषय में? तो अगला कथन है,
रूप मंजरी। रूप मंजरी का एकमात्र उद्देश्य जो है, एकमात्र उद्देश्य प्रेम तत्व की, प्रेम तत्व की स्थापना है। और यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का। तो काव्यकत्व की दृष्टि से यह रचना जो है वो अत्यंत प्रौढ़ व मार्मिक है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, रूप मंजरी का एकमात्र उद्देश्य प्रेम तत्व की स्थापना है। ये कथन बाबू गुलाब राय का है। तो इस तरह से हमने देखा हमारी रचना रूप मंजरी। रूप मंजरी का रचना काल 1568 ईस्वी, रचनाकार नंददास। भाषा इसकी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा की यह प्रौढ़ कृति है। वह काव्यत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। छंद योजना में चौपाई और दोहों को मिलाकर यह रचना रची गई है। नायिका इसकी विवाहिता रूप मंजरी है। नायक कृष्ण है। नायिका रूप मंजरी विवाहित है, किंतु वह स्वप्न में कृष्ण को देखकर उनसे प्रेम करने लगती है। अपने प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए वह दाम्पत्य, परिवार एवं समाज की मर्यादाओं के अतिक्रमण में भी संकोच नहीं करती है। और कवि का लक्ष्य क्या है? कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए प्रक्रिया भाव या उपपत्ति रस की स्थापना है, जिसका समर्थन उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया है। नायिका के रूप, सौंदर्य, प्रणय, वेदना, विरह आदि के निरूपण में भी कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। वर्णन करने में कदाचित कवि के जो है उन्मुक्त प्रेम निरूपण का भक्त मंडली द्वारा विरोध हो सकता है। इसी संभावना का निरूपण करने के लिए कवि ने आरंभ में ही ऐसे व्यक्तियों को नीरस घोषित करके उनका मुंह बंद कर दिया है। और क्या कहा है? पुनि कवि अपने मन में गुने, मोह कवित कोई नीरस ना सुने, ये उन्होंने कहा है। तो इस तरह से कवि ने जो है अपने विरोधियों का नीरस कहकर मुंह बंद कर दिया है। काव्य के आरंभ में कवि ने स्तुति रचना का उद्देश्य आत्म परिचय आदि का निरूपण भी प्रेमाख्यानों की परंपरा के अनुसार ही किया है। तो अगली रचना देखिए। अब अगली रचना हमारी देखते हैं। अगली हमारी रचना है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता हमारी अगली जो है सूफी रचना है। वार्ता या छिताई चरित, छिताई चरित। वार्ता यानी कि कहानी, कहानी को कहते हैं। रचना काल क्या है? छिताई वार्ता अगली हमारी सूफी रचना। और छिताई वार्ता का रचना काल ये यहाँ पे। छिताई वार्ता का रचना काल देखें तो एक मान्य मत तो है 1590 ईस्वी, इसका रचना काल माना जाता है। लेकिन अन्य जो एक विद्वान है माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचना काल क्या माना है? 1526 ईस्वी माना है। तो रचना काल को लेकर भी काफी विवाद है। छिताई वार्ता, इसे माता प्रसाद गुप्त ने छिताई वार्ता का संपादन किया था। तो संपादन कब किया था? 1958 ईस्वी में इसका उन्होंने संपादन किया था। जो नारायण दास ने छिताई वार्ता लिखी और 1526 ईस्वी माता प्रसाद गुप्त ने या 1583 विक्रमी संवत इसका समय माना माता प्रसाद गुप्त ने। सारंगपुर के शासक सलाहदी तंवर का समय इस तरह से उन्होंने मान लिया। अब इसके बाद जो है इसका संपादन दो और विद्वानों ने भी किया था।
एक तो विद्वान है, उनका नाम है हरिहर हरिहर निवास द्विवेदी। हरिहर निवास द्विवेदी और वह अगरचंद नाहटा। अगरचंद नाहटा, इन्होंने भी इसका संपादन किया। इन्हें 3 इसकी पूर्ण प्रतियां प्राप्त हुई। माता प्रसाद ने 2 प्रतियों के आधार पर किया जो अधूरी थी। हर हरिहर निवास द्विवेदी अगरचंद नाहटा जो है वो भी इसका संपादन करते हैं। कब करते हैं? 1960 ईस्वी में संपादन किया। वो इसका रचना काल जो है, इसका रचना काल मानते हैं 1475 से 1480 ईस्वी के मध्य इसका रचना काल मानते हैं। कौन? हर निवास द्विवेदी व अगरचंद नाहटा। और इसे संपादित किया इन्होंने 1960 ईस्वी में इसका संपादन किया और ग्वालियर से प्रकाशित करवाया। ग्वालियर से इसका प्रकाशन करवाया। तो चिताई वार्ता रचना काल जो है इसका सर्वमान्य 1590। माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचना काल माना 1526 ईस्वी। हरिहर निवास द्विवेदी व अगरचंद नाहटा इसका रचना काल मानते हैं 1475 से 1480 ईस्वी के मध्य। और आगे देखिए रचनाकार कौन है। चिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? रचना काल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे रचनाकार। तो रचनाकार इसके हैं नारायण दास। नारायण दास। लेकिन आप याद ध्यान रखिए कि चिताई वार्ता को आधार बनाकर काव्य रचना करने वाले 4 कवि हैं। 4 कवि कौन कौन से हैं? एक तो नारायण दास, एक तो हो गए नारायण दास, दूसरे हो गए रतन रंग, और एक देवचंद्र, एक जानकवि। जानकवि तो चीता, ये तो स्वतंत्र रचना है इनकी, स्वतंत्र रचना। लेकिन ये जो चिताई वार्ता है ये इन तीनों कवियों की संयुक्त रचना मानी जाती है। संयुक्त रचना कैसे मानी जाती है? कि लेखन जो है इसका नारायण दास द्वारा आरंभ किया गया। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे। लेखन नारायण दास द्वारा शुरू किया गया। लेखन नारायण दास द्वारा शुरू किया गया। और रतन रंग जो है, रतन रंग व देवचंद्र, रतन रंग और देवचंद्र द्वारा पूर्ण किया गया। बाद में 1590 इन कवियों को जो है ग्वालियर के तोमर राजाओं का जो है आश्रय प्रदान था। इन कवियों को ग्वालियर के तोमर शासकों का आश्रय प्राप्त था। ठीक है। तो हुआ कुछ यूं कि ये जो लिखा नारायण दास ने, रचनाकार कौन है? नारायण दास। नारायण दास ने इसे पढ़कर सुनाया किसे?
ये संयुक्त रचना हुई इनकी नारायण दास, रतन और देवचंद्र की। तो नारायण दास ने कुछ लिखा, उसमें रतन और देवचंद्र ने अपनी तरफ से कुछ जोड़कर नया रूप दिया, अलग रचना नहीं लिखी। रतन जो था वो नारायण दास का शिष्य था, जबकि देवचंद्र जो है वो समकालीन था। तो 1526 ईस्वी में सारंगपुर में जो है नारायण दास ने इस रचना को खेमचंद्र को सुनाया था। किसे सुनाया था? खेमचंद्र को। ये खेमचंद्र कौन है? ये खेमचंद्र, खेमचंद्र जो है तोमर नरेश थे, मान सिंह उनका था सभासद। तो उस समय नारायण दास ने खेमचंद्र को ये कथा गा के सुनाई, और यहाँ इसी समय जब वो सुना रहे थे, देवचंद्र ने इसको सुना और उसके बाद में अपने हिसाब से रतन के साथ मिलकर इसका पुनर्लेखन लिखा। जैसी सिनी खेमचंद पासा तेसी कवियन कही प्रगासा, यानी कि देवचंद्र ने कहा है, चिताई वार्ता की प्रस्तावना में लिखा है कि जैसी सिनी, जैसी सिनी खेमचंद पासा तैसी कवियन कही प्रगासा, यानी कि जैसा सुना वैसा जो है कवि ने लिख दिया, कवि जन को। तो इस तरह से नारायण दास ने खेमचंद्र को सुनाई ये कथा, देवचंद्र ने उसे सुना, पुनर्लेखन किया रतन के साथ मिलके। आदि कथा नारायण कही संपूर्ण देवचंद ऊचरी, अर्थात आदि तो नारायण दास ने कही, अब मैं देवचंद्र उसे पूरी कर रहा हूं, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। तो अब आगे चलिए, बस आपको ये याद रखना है नारायण दास है, ये थोड़ी मतलब चीजें किताबों में कई बार दी होती है, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि रतन और देवचंद्र ने बाद में इसका थोड़ा थोड़ा पुनर्लेखन, कहीं पे कुछ जोड़ा, प्रक्षिप्त अंश दिए। तो आगे चलिए, आगे क्या है इसका है, नायक और नायिका कौन है। चिताई वार्ता का नायक जो है वो है समर सिंह है, राजकुमार एक। ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार, ये इसका नायक है। ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार, या आप यूं कह लीजिए द्वार समुद्र का राजकुमार समर सिंह। द्वार समुद्र का राजकुमार समर सिंह। नायिका कौन है इस काव्य की? तो नायिका देखिए, नायिका है चिताई। उसी के नाम पर चिताई चरित्र इस कहानी का नामकरण किया गया है। ये कहाँ की है? देवगिरी के राजा, देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या है ये। रामदेव यादव की कन्या। नायक ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार द्वार समुद्र, या हम कह सकते हैं द्वार समुद्र का राजकुमार समर सिंह। नायिका छिताई देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या है। राजकुमार और राजकुमारी की इसमें प्रेम कथा है। ये समर सिंह जो है वो एक कुशल वीणा वादक भी है। ये कुशल वीणा वादक है समर सिंह। इन दोनों की प्रेम कथा इसमें है, इतिहास और कल्पना का योग है। दोनों की प्रेम कथा, प्रेम गाथा लिख लीजिए, प्रेम गाथा इतिहास
व कल्पना के योग द्वारा लिखी गई है। कुछ कल्पना है, कुछ इतिहास है, कुछ इतिहास के अंश हैं। अब भाषा के विषय में अगर हम बात करें, नायक ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार, द्वार समुद्र का राजकुमार समर सिंह। समर सिंह जो है वीणा वादन करता है, बहुत ही कुशल वीणा वादक है। नायिका छिताई है, देवगिरी के राजा रामदेव की कन्या है। दोनों की प्रेम गाथा इतिहास व कल्पना के योग द्वारा लिखी गई है। अब आगे चलिए, भाषा देखिए छिताई वार्ता की भाषा क्या है। राजस्थानी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। छंद योजना, छंद में देखिए आप, छंद में क्या है? दोहा चौपाई में, दोहा प्लस चौपाई या चौपाई प्लस दोहा, कुछ भी लिख सकते हैं। चौपाई शैली में रचित है और यही हम देखते हुए आ रहे हैं अभी तक के सभी प्रेमाख्यानों में। तो दोहा चौपाई शैली में रचित यह रचना है, में रचित रचना। इसके बाद जायसी के, जायसी के पद्मावत से प्रभावित है। पद्मावत से प्रभावित, जायसी के पद्मावत से यह बहुत प्रभावित मानी जाती है। अब कथानक देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे कथानक। तो यहां मैं लिखूं, चिताई वार्ता का कथानक। तो नायिका है छिताई, दो तीन लाइन हम लिखेंगे इसमें और समझेंगे पूरा कथानक क्या है। नायिका छिताई देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी और ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थी। ठीक है, तो नायिका कौन है? नायिका छिताई, आप साथ साथ लिखते रहिए। नायिका छिताई देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थी, से प्रेम करती थी। तो नायिका छिताई देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार, राजकुमार कौन है? समर सिंह, समर सिंह, उससे वो क्या करती थी? प्रेम करती थी। अब नायक और नायिका का विवाह हो जाता है। तो आगे लिख लीजिए, कथानक में क्या है? नायक नायिका के विवाह के अनंतर, यानी कि तुरंत बाद, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ही है इसमें, राघव चेतन भी है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनके प्रणय में, उनके वैवाहिक जीवन में, उनके प्यार में व्यवधान पैदा किया जाता है। उनके प्रणय में व्यवधान
उपस्थित किया जाता है। छिताई चरित जो है, बेटी है रामदेव यादव की छिताई उसकी कहानी है, जिसमें उसका विवाह समुद्र द्वार समुद्र के राजकुमार जो है समर सिंह से हुआ। वो एक कुशल वीणा वादक भी था। तो बाद में उनके संबंधों में जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। देखिए, रामदेव और अलाउद्दीन के बीच संबंध जो है कभी मित्रता कभी टकराव के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। अलाउद्दीन छिताई के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। अपने सलाहकार, उसका सलाहकार तो वही है पद्मावत वाला राघव चेतन। राघव चेतन से वो कहता है कि मैंने देवल देवी के लिए रणथंभौर पर हमला किया, लेकिन क्या हुआ, असफल रहा। फिर मैंने चित्तौड़ की रानी पद्मावती के बारे में सुना, रतन सेन को कैद कर लिया, उसे प्राप्त करना चाहा, लेकिन गोरा बादल ने उसे आजाद करा लिया, रतन सेन को। और अब अगर जो है छिताई मुझे नहीं मिलती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो फिर क्या है, छिताई का अपहरण किया जाता है। छिताई का अपहरण। इस कथानक का मुख्य है। अब छिताई जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से कहती है कि आप मेरे पिता के मित्र हैं। यहाँ थोड़ा पद्मावत से उल्टी कहानी चलती है। आप मेरे पिता के मित्र हैं और मैंने आपको हमेशा जो है अपने पिता की तरह माना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी भावनाओं का जो है वो सम्मान करेंगे और पिता की तरह ही मुझसे व्यवहार करेंगे, स्नेह करेंगे। तो इस तरह से चिताई की इस बात से जो है वो अलाउद्दीन हड़बड़ा जाता है थोड़ा, लेकिन फिर भी वह चिताई से पुत्री के रूप में व्यवहार करने का वादा करता है और कहता है कि अब मोतू कन्या व रुजाना। चिताई अलाउद्दीन की सुरक्षा में राघव चेतन के घर पर रहती है, जो जायसी के जो पद्मावत में दिए गए वर्णन के विपरीत एक कुटिल और खलनायक चरित्र बिल्कुल नहीं है। और छिताई का फिर पति समर सिंह, अब आगे लिखिए, वो खोजता हुआ आता है। वो योगी भेष वाली कहानियां हैं। छिताई का पति समर सिंह एक वीणा वादक वीणा वादक योगी के रूप में शाही दरबार में पहुंचता है। शाही दरबार में पहुंचता है। अब प्राप्त करने के लिए छिताई उसे पहचान लेती है और अलाउद्दीन को सूचित करती है। अलाउद्दीन युगल को पूरे प्रेम और सम्मान के साथ विदाई देता है तथा अपने द्वारा दिए गए वचन के अनुरूप पिता की तरह ही उन्हें मूल्यवान आभूषण उपहार में देता है। तो अंत में दोनों का यानी कि उनका पुनर्मिलन हो जाता है। तो यही है कहानी मोटे रूप से। तो पद्मावत से प्रभावित इसका कथानक है। ठीक है, तो इसका कथानक पद्मावत से प्रभावित है। काफी हद तक पद्मावत से प्रभावित है, सिद्ध होता है, ऐसे लिख लीजिए, सिद्ध होता है। इसका कथानक पद्मावत से प्रभावित सिद्ध होता है। तो यही चीजें थी इसके विषय में हमारे पास। छिताई वार्ता आज हमने देखी 3 रचनाएं देख ली है, प्रेम विलास, प्रेम लता, रूप मंजरी और ये छिताई। एक बार दोबारा से देख लेते हैं छिताई वार्ता को। छिताई वार्ता, छिताई चरित वार्ता या चरित कहानी
से संबंधित है। इसका अर्थ कहानी है। रचना काल 1590 ईस्वी। माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचना काल 1526 ईस्वी माना है। यानी कि माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन भी किया। 1958 ईस्वी में इसका संपादन किया, दो इसकी अखंडित प्रतियों के आधार पर। फिर इसका संपादन किया हरिहर निवास द्विवेदी व अगरचंद नाहटा ने, जिन्होंने सिताई वार्ता का रचनाकाल 1475 से 1480 ईस्वी के मध्य माना। इन्होंने इसका संपादन किया 1960 ईस्वी में, ग्वालियर से प्रकाशित करवाया। जो इनकी तीन इन्हें प्रतियां मिली थी, पूर्ण प्रतियां। रचनाकार इसके कौन है? नारायण दास हैं। खेमचंद्र को नारायण दास, ये खेमचंद्र मान सिंह तोमर ग्वालियर नरेश के सभासद थे। नारायण दास ने खेमचंद्र को ये कविता सुनाई, तो देवचंद्र ने इसे सुना। दरबार में उपस्थित था देवचंद्र। 1526 के आसपास देवचंद्र ने इसे सुना और फिर इसका पुनर्लेखन किया। लेखन नारायण दास द्वारा शुरू किया गया, रतन व देवचंद्र द्वारा पूर्ण किया गया। इन कवियों को ग्वालियर के तोमर शासकों का आश्रय प्राप्त था। इसके अलावा आगे नायक देखिए, नायक कौन है? नायक है ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार, द्वार समुद्र का राजकुमार समर सिंह, एक कुशल वीणा वादक भी वो है। नायिका है छिताई, देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या। दोनों की प्रेम गाथा इतिहास व कल्पना के योग द्वारा इस काव्य में लिखी गई है। भाषा इसकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। छंद योजना में दोहा चौपाई शैली में रचित रचना है। जायसी के पद्मावत से ये प्रभावित है। छिताई वार्ता का कथानक क्या है? नायिका छिताई देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थी। समर सिंह इसका नाम है, आपको पता ही है। नायक नायिका के विवाह के अनंतर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनके प्रणय में व्यवधान उपस्थित किया जाता है। छिताई का अपहरण होता है। छिताई का पति फिर समर सिंह एक वीणा वादक योगी के रूप में छिताई को खोजता हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शाही दरबार में पहुंचता है। अंत में दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है, विदा कर देता है अलाउद्दीन उसे, छिताई को, समर सिंह के साथ। इसका कथानक पद्मावत से प्रभावित सिद्ध होता है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। और कुछ बोलने में त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। तो आज मैंने नोट्स जो है वो पहले तैयार नहीं किए, क्योंकि मुझे समय अभाव के कारण जो है मैं पहले नोट्स को तैयार नहीं कर सका, और इसी के कारण जो है क्लासेज में ज्यादा समय लग रहा था। लेकिन आपको अगर इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं इनकी उपलब्ध करवा दूंगा। कुछ समय अवश्य लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको इस पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास की पीडीएफ जो है, बाकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो शॉर्ट्स के रूप में मैं सारे क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण डाल दूंगा। सभी कुछ निःशुल्क, आपको कहीं पर कुछ भी ज्यादा अम, माथापच्ची करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।